गिफ्ट निफ्टी तौबा तौबा, गलती से अगर आपने अभी देख लिया 500-600 पॉइंट नीचे हैं तो आपकी दिलों की धड़कनें बढ़ जाएगी कि पोर्टफोलियो का क्या होगा। गलती से अगर पुट सेल किया है तो और बैंड बज जाएगी, और गलती से कॉल लेके गए तो और हालत खराब होगी। अगर पिछले कुछ दिनों से आपने अपना खुद का स्टॉक पोर्टफोलियो देख लिया होगा, चेक करा होगा, तो खुद ही पैनिक मोड में आ गए होंगे, क्योंकि जितना लाल वो है उतना तो लाल टमाटर भी नहीं होता। सेंसेक्स एक एक दिन में 2500 पॉइंट गिर रहा है, और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज मिडिल ईस्ट में एक फुल स्केल वॉर शुरू हो चुका है, जिसमें अमेरिका, इसराइल और ईरान आमने सामने हैं। दुबई जैसी जगह जिसे लोग सबसे ज्यादा सेफ मानते थे, इनफैक्ट काफी सारे इन्फ्लुएंसर वहां भाग गए आरबीआई और सेबी से बचने के लिए, लेकिन वहां बुर्ज अल अरब और एयरपोर्ट्स पर ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको इस वॉर के क्या समझना चाहिए कि इससे मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा, या इसे एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए? वीडियो उसी के ऊपर है। एक तरफ वॉर का डर है और दूसरी तरफ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो इस मार्केट क्रैश को 1991 का मूवमेंट कर रहे हैं और उससे कंपेयर कर रहे हैं, जो कि एक मैसिव वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी था। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी हो गया, एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, एज अ ट्रेडर क्या करना चाहिए, आपका हार्ड अर्न मनी आप किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं, वो सारी चीजें डिटेल में हम समझाएंगे। फीस सिंपल सा है, कहीं पर कुछ भी सीखने मिले लाइक कर दीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा टाइमली अपडेट देने का। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझते हैं, हॉर्मूज, शिप्स और ऑयल का जो झटका है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टेंशन इतना क्यों बढ़ गया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के टॉप लीडर्स को असैसिनेट कर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल, यूएई, कतर और बाकी गल्फ कंट्रीज में जहां भी यूएस मिलिट्री बेसिस हैं वहां मैसिव बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के धागे टांग दिए हैं, अटैक करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। हॉर्मस ही कहते हैं, मेरे से मैं स्पेल शायद गलत कर रहा हूँ। ये एक नैरो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% ऑयल और एलएनजी सप्लाई पास होता है। ईरान ने इफेक्टिवली इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिसके वजह से आज की डेट में करीब 250 शिप्स, ऑयल टैंकर्स और कंटेनर शिप्स वहां पर फंसे पड़े हैं। इस ब्लॉकेड का इम्पैक्ट सीधा ग्लोबल इकोनॉमी पर हो रहा है। कतर एलएनजी का क्राइसिस देख लो। कतर जो दुनिया का 20% एलएनजी प्रोड्यूस करता है, उसने अपना गैस प्रोडक्शन पूरी तरीके से रोक दिया है, क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इस न्यूज़ के आते ही यूरोप में गैस प्राइसेस एक ही दिन में 50% बढ़ गए। शिपिंग एंड इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, उनमें जो लगता है कॉस्ट, जो शिप्स वहां से निकलती हैं या निकलने की कोशिश कर रही हैं, उनका इंश्योरेंस प्रीमियम 30% से ज़्यादा बढ़ गया, और कुछ कंपनीज ने तो इंश्योरेंस देना ही बंद कर दिया है। ये सारा एक्स्ट्रा कॉस्ट आखिर में कंज्यूमर्स के ऊपर ही दाग दिया जाएगा, मतलब ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्रूड ऑयल का सर्ज आप देख लो। क्रूड ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली शूट अप होके $80 पर बैरल के ऊपर चले गए हैं, जो कि आप कमोडिटीज मार्केट में भी देख सकते हो। और अगर ये जो ब्लॉकेड लंबा चला तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऑयल 100 से $150 तक भी जा सकता है। इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा 85% ऑयल इंपोर्ट होता है भाई। हालांकि इंडिया के पास अभी सिर्फ 8 हफ्ते, मतलब 8 वीक्स का ऑयल रिजर्व बचा है। अगर सिचुएशन जल्दी ठीक नहीं हुई तो क्रूड की वजह से इंडियन इकोनॉमी के भी लग सकते हैं। क्या होगा कमेंट में आप बताइए। तो अब आप समझिए कि दूसरे चरण पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में एक सीक्रेट प्ले चल रहा है वॉल स्ट्रीट पे, मनी प्रिंटिंग का प्ले चल रहा है। देखिए, वॉर न्यूज़ देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे हैं, पर स्मार्ट मनी और वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गज बैकग्राउंड में एक अलग ही गेम खेल रहे हैं। यूएस फेडरल रिजर्व ने चुपचाप मार्केट में पैसा पंप करना शुरू कर दिया है। पहले इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते थे, पर अब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए इसका नया नाम रखा गया है रिजर्व मैनेजमेंट परचेजेस। देखिए, ऐसी चीजें जो आपको कोई नहीं बताता अपने चैनल पे ही मिलेंगी, तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जब सेंट्रल बैंक्स पैसे प्रिंट करते हैं तो तीन चीजें होती हैं। क्या होती है? पहला, इंटरेस्ट रेट्स डाउन आते हैं क्योंकि सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। दूसरा, डॉलर जो कि करेंसी है डी वैल्यू होती है। एसेट प्राइसेस इन्फ्लेट होते हैं। नया छपा हुआ पैसा आखिर कहाँ जाएगा? तो वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स और गोल्ड जैसे एसेट क्लासेस में चले जाता है। इसलिए जब भी क्राइसिस आता है, वेल्थ उन लोगों से ट्रांसफर होती है जो कैश होल्ड करे हुए बैठे रहते हैं, क्योंकि कैश की वैल्यू इन्फ्लेशन से गिरती है। उन लोगों के पास जो एसेट्स होते हैं जैसे कि स्टॉक्स, गोल्ड, वो होल्ड करते हैं उसी पैसे से।
तो क्राइसिस के नॉइस को इग्नोर कीजिए और पहले पॉलिसी रिस्पॉन्स मनी प्रिंटिंग पर ध्यान दीजिए। ये होगा पहला फैक्टर। तीसरी चीज जो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो होगा सेक्टर एनालिसिस की रेड जोन में कौन सा सेक्टर होगा और ग्रीन जोन में कौन सा होगा। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के दौरान आपको अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को स्ट्रैटेजिकली अब एडजस्ट करना होगा। देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में मेरे हिसाब से, देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सेक्टर वाइज आपको बताऊंगा कहाँ पर आपको इमर्स करने से बहुत अच्छा, इन्वेस्ट करने से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सबसे पहले तो रेड जोन जिनको अवॉइड करना चाहिए, कॉशन आपको बता दूं, क्रूड ऑयल डिपार्टमेंट रिलेटेड डिपेंडेंट सेक्टर्स जो होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो रहा है तो उन सेक्टर्स का प्रॉफिट मार्जिन हिट होगा जिनका रॉ मटेरियल पेट्रोलियम लिंक्ड है। इसमें कौन से सेक्टर आएंगे जो हिट होंगे? एविएशन, पेंट, टायर, केमिकल और ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ओएमसीज जो बोलते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कंट्रोल्ड है, तो ओएमसीज लॉसेस को अपने बैलेंस शीट पर एब्जॉर्ब तो करती हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर को इम्पैक्ट तुरंत नहीं आता है, फिर भी इन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी रहेगी। दूसरा, आईटी सेक्टर और एआई का थ्रेट जो चल रहा है, पता है आईटी सेक्टर पिछले हफ्ते से गिर रहा है, क्यों? वॉर की वजह से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक चीज है जिस पे मैं मानता हूं कि एआई आईटी सर्विसेज के लिए एक फ्रेट ट्रेन की तरह है। तो आप इसको समझिए, देखिए आईटी कंपनीज जो हो रही हैं, आईटी कंपनीज को अपनी पुरानी बॉडी शॉपिंग, मतलब आपको समझना पड़ेगा जो पुराना इनका मॉडल था वो उनको कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये तो वो आईटी सेक्टर, मैंने आपको रेड जोन्स तो बता दिए, लेकिन ग्रीन जोन्स कौन से सेक्टर पे अब आपकी सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए अगर आपको निवेश करना है? पहला है डिफेंस सेक्टर। डोनाल्ड ट्रंप और ग्लोबल डायनेमिक्स की वजह से अब दुनिया ग्लोबलाइजेशन छोड़कर इकोनॉमिक नेशनलिज्म, लोकलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। हर देश अपनी सेल्फ सफिशिएंसी चाहता है, ये वॉर की सिचुएशन देख के। अमेरिका भी अपने डिफेंस बजट 50% बढ़ाने की बात कर रहा है। इसी वजह से डिफेंस कंपनीज की ऑर्डर बुक्स स्वेल हो रही हैं। ये एक मल्टी ईयर थीम है और सिर्फ पीएसयू डिफेंस स्टॉक से नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो ड्रोन बनाती है, सिमुलेशंस बनाती है, ड्रोन वेयरफेयर हो गई, ऑप्टिकल फाइबर्स में है, उधर भी आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा हो गया आपका टेलीकॉम और फार्मा। इनको मैं कहूँगा ये वॉर की सिचुएशन में आपके बंकर स्टॉक्स हैं। इन सेक्टर्स को जियोपॉलिटिकल टेंशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। टेलीकॉम में डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, आरपू जिसको कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे ही इंडिया पूरी दुनिया की मेडिसिन शॉप है, जैसे फार्मा की अगर मैं बात करूं वो बन चुका है और सीडीएमओ प्लेयर्स अच्छा यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमोडिटीज। अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन या रिसेशन आया तो गवर्नमेंट पंप करने की कोशिश करेगी वाया कैपेक्स या फिर इंफ्रा स्पेंडिंग। ये एक एंटी एआई ट्रेड होगा जिसमें फिजिकल जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें, वहाँ पर आप पैसा डालेंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा जिनका मिडिल ईस्ट से ज़्यादा एक्सपोजर है, उन वाले सेक्टर से आपको बचना पड़ेगा, बट अदरवाइज डोमेस्टिक के लिए ये चीज़ है। अभी एक और चीज़ जिसके ऊपर आपको बात करना है, मेरे को बात करनी चाहिए, वो है वो ऑयल ट्रैप और प्रेशियस मेटल का जो ट्रैप है। जब भी मिडिल ईस्ट में वॉर होती है, रिटेल इन्वेस्टर भगकर ऑयल स्टॉक्स या फिर कमोडिटीज ब्लाइंडली खरीदने लग जाते हैं। पर आपको मैं बता दूं कि ये एक ट्रैप भी बनने की कोशिश हो रही है। हिस्ट्री देखिए, 1991 गल्फ वॉर में जब इराक ने कुवैत पर इन्वेजन किया था तो ऑयल $17 से $46 गया, सबने पैनिक में खरीदा, लेकिन जिस दिन ग्राउंड वॉर ऑफिशियली शुरू हुई ऑयल एक दिन में $10 गिरा। ऑयल में हमेशा एक वॉर प्रीमियम फियर की वजह से ऐड हो जाता है, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन पर ऑयल क्रैश हो जाता है। तो अभी ऑयल में पैसा लगाना एक अच्छा आइडिया नहीं है अगर इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से लगा रहे हो एमसीएक्स के फ्यूचर होल्ड करके। गोल्ड ने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इंटरनेशनल मार्केट में ये $5100 से लेकर $5300 पर आउंस तक पहुंच चुका है और इंडियन मार्केट में 1,73,000 रुपीज पर 10 ग्राम पे ट्रेड कर रहा है। पर इसमें एक्सपर्ट्स की अगर हम मानते हैं या बड़े लोगों जिनसे मेरी थोड़ी बहुत वार्तालाप हुई तो पता लगा कि सेंट्रल बैंक्स चाइना, इंडिया और तुर्की के पेपर करेंसी फियाट मतलब डॉलर से कहीं ना कहीं विश्वास खो चुके हैं और एग्रेसिवली अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। गोल्ड को एज एन इंश्योरेंस ट्रीट करना चाहिए, ना कि ट्रेड। इस क्राइसिस में इंटरेस्ट रेट कट, एक्सपेक्टेशंस और जियोपॉलिटिकल हेज दोनों की वजह से गोल्ड एलिवेटेड रहेगा।
अब इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे टेलीविजन पे अचानक से काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड वाले लोग आ रहे हैं। उनका तो यार बिजनेस है, सिंपल सा आप समझो कि कहीं ना कहीं है। लेकिन अगर डेटा के हिसाब से देखें तो आपने अगर 1980 में गोल्ड की अगर मैं बात करूं, 1 आउंस गोल्ड खरीदा होता तो आज भी आपके पास 1 आउंस गोल्ड ही रहता। लेकिन अगर आपने 1,000 शेयर इन्फोसिस के खरीद लिए एग्जाम्पल, तो बोनसेस और डिविडेंड्स मिला के आज वो लाखों शेयर्स बन चुके होते और मैसिव वेल्थ क्रिएट होता। इसलिए इस समय पर अगर आपको स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी कंटिन्यू करो, बंद मत करो। ध्यान से सुनो, एसआईपी कंटिन्यू रखना है। सिल्वर में एक आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, तो गोल्ड की तरह ना सिल्वर सेंट्रल बैंक्स होल्ड नहीं करती हैं, इसलिए सिर्फ पुअर मैन्स गोल्ड या इंडस्ट्रियल नरेटिव बनाकर सिल्वर को सबको दिया जा रहा है। मैं मानूंगा हल्का पुल्का एक्सपोजर सिल्वर पे लो, लेकिन उससे ज्यादा अगर रखना है तो गोल्ड इज अ बेटर ऑप्शन। अगर इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में गोल्ड लिख दीजिएगा। अगर आप इस मार्केट क्रैश के वोलेटिलिटी से डर गए हैं और अपना पैसा सेफ जगह पर पार्क करना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट से बेटर ऑप्शन कोई है नहीं। सिंपल सी बात है, ये तो हमारा ट्रेडिशनल चीज है। म्यूचुअल फंड्स लेकिन आज के समय पे बेटर होगा अगर आप एसआईपी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एफडीज में एक डिफॉल्ट रिस्क होता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, लिक्विडिटी का रिस्क, इन्फ्लेशन जैसे रिस्क, ये सब रहते हैं। टैक्स वैसे भी एफडी को एफिशिएंट नहीं बनाते बिकॉज टीडीएस कट होता है और मेच्योरिटी पे टैक्सेशन लग जाता है। डेट फंड्स को समझने के लिए उनकी मेच्योरिटी और ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल इमरजेंसी फंड्स हो गए, लिक्विड फंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गए, आर्बिट्राज फंड हो गए, तो जगह फंड पार्क करना है और आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आर्बिट्राज फंड्स ही इनमें से सबसे बेस्ट होंगे। तो अगर आपका 30% टैक्स ब्रैकेट के ऊपर आ रहे हैं तो आर्बिट्राज फंड्स इज समथिंग विच कैन डेफिनेटली कंसिडर अपॉन। लेकिन ऐसे में अगर आपको दोनों में से पिक करना है कि भाई आप बोल रहे हो एफडी में डालें हम या म्यूचुअल फंड में डालें, अगर दोनों में से किसी एक ही जगह पर डालना है तो मैं कहूँगा एक साथ नहीं, बट म्यूचुअल फंड में एसआईपी इस साल बढ़ा दो। सिंपल सी बात है भैया, जो मेरे को मेरा ऑब्जर्वेशन लगता है मैं वो बताता हूँ। मैं लास्ट 6 महीने से स्पेसिफिकली दिसंबर तक मैं सबको बोलता था भाई रुक जाओ, बड़ा क्रैश आएगा, बड़ा क्रैश आएगा। तब लोग मानने को तैयार नहीं थे। अब वो वाली चीज़ हो गई है, रिटर्न नलिफाइड हो चुके हैं सारे। अब समय है इस साल एसआईपी करने का, तो कृपया करके अपनी एसआईपी चालू कीजिए। गिल्ड फंड्स की अगर मैं बात करूं तो गिल्ड फंड्स 10 साल की मैच्योरिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी देंगे, लेकिन साथ में आपको कहीं ना कहीं एक, जब भी आप डेट फंड्स करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के जब दिवाला निकला हुआ है ना मार्केट में, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ जो आप कर सकते हैं वो सिंपल सा है, आप इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड्स में। ये कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। तो दोस्तों देखो, मेरे हिसाब से ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये सारी चीज़ें तो चलनी है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डराने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि भाई अब क्या हो सकता है, हमको मार्केट में टिके रहना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। सवाल ये होता है कि इस माहौल में हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या हो। तो अब मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ जाते जाते कि आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यहाँ से आपको क्या देखना चाहिए। अलग अलग लोगों का ना यहाँ पर अलग अलग कहना है। तो पहला चीज़ है भैया, पैनिक मत करो। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री प्रूफ देती है कि जियोपॉलिटिकल वॉर्स के कारण मार्केट पर शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बट ये शॉर्ट लिव्ड होता है। आपको सिंपल सा ये समझना पड़ेगा। और पास में देख लो, रशिया यूक्रेन हुआ, इसराइल हमस का टेंशन हो गया, मार्केट एट मैक्स 25-30 सेशन के अंदर नॉर्मल हो जाता है। आई नो एग्रेशन है, आई नो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इसलिए मैंने 25-30 दिन लिया, अदरवाइज तो 10 से 15 दिन में हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि वॉर्स आती हैं और चली जाती हैं, मार्केट्स अपने फंडामेंटल्स पे चलता है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपका पोर्टफोलियो टिकेगा, अगर फंडामेंटल वीक है तो वॉर हो या ना हो आपका स्टॉक पोर्टफोलियो पिटेगा। शॉर्ट करने की कोशिश इस समय पर मेरे हिसाब से आपको नहीं करनी चाहिए कि ब्लाइंडली गए और मार्केट ओपनिंग पे अपन शॉर्ट कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म पे गेन होगा, लेकिन जैसे ही वॉर पे एक थोड़ा सा भी अल्प विराम लगेगा, यू टर्न रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज कैप यूनिवर्स मेरे को ज़्यादा फेवरेबल रखता है। देखिए, वॉर की अनसर्टेनिटी की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकालते हैं, जिससे कि लार्ज कैप में डीप करेक्शन आते हैं। लेकिन यही आपको एक एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाता है, क्योंकि जब बाइंग सपोर्ट वापस आएगा स्पेसिफिकली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से, तो बाउंस बैक सबसे ज़्यादा तेज कहाँ होगा? लार्ज कैप्स में। क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ्टी नेट अगर इंस्टीट्यूशंस को और म्यूचुअल फंड्स को लगता है तो वो लार्ज कैप में रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो लोग वहाँ पर लगाएंगे। दूसरी बात, आप इस चीज़ को समझिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, वॉर बाहर हो रही है लेकिन इंडिया का डोमेस्टिक इंजन बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारा जीडीपी ग्रोथ
7 या 7.8% है, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हमारा 57 पर है, जो कि एक स्ट्रांग इकोनॉमिक मोमेंटम दिखा रहा है। जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई हो रहे हैं, 1.83 लाख करोड़ के आसपास हो रहे हैं। अगर ये वॉर 3-4 महीने पहले होता, जब हमारी अर्निंग्स ग्रोथ वीक थी, तब चिंता की बात होती, क्योंकि मार्केट इतना भी नहीं टिका रहता। अभी तक अपन 22,000 21,000 तक आ जाते हैं, लेकिन इन अर्निंग्स के चक्कर में हम टिके हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय था जुलाई 1991, जब मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन बजट पेश किया था। और इन्वेस्ट करने का दूसरा सबसे अच्छा दिन कब है पता है? आज है, जब मार्केट में ये हाहाकार मचा है। देखिए, सप्लाई चेन दुनिया भर में लोकलाइज हो रही है, और इंडिया एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो प्लस चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के बारे में तो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। तो दोस्तों, चाहे वो यूएस फेडरल रिजर्व की मनी प्रिंटिंग हो, ट्रम्प की एग्रेसिवली इम्पोर्ट इम्पोर्ट टैरिफ वाला वो जो पूरा होगा, जो इंडिया में 50% लगा दिया था, या गल्फ नेशन की जियोपॉलिटिक्स हो, एक इन्वेस्टर के रूप में ग्लोबल फैक्टर्स को कंट्रोल करना तो हमारे हाथ में नहीं, हमारे कंट्रोल में है इस पैनिक को कंट्रोल करना। और इसीलिए मैं कहूँगा, दुनिया भर के नॉइज़ को सुनना छोड़ो, एसआईपी बढ़ाओ, अगर मार्केट गिरता है तो और खरीदो। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।